नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजा विक्रमादित्य के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको राजा विक्रमादित्य के पूरे जीवन के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो देख के उसको लाइक तो जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं राजा विक्रमादित्य के बारे में। राजा विक्रमादित्य भारत देश के महान शासकों में से एक थे। इनके पराक्रम के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं, जिन्हें सुनकर लोगों का हौसला बुलंद होता है। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि वो उज्जैन के एक महान शासकों में से एक रह चुके हैं। इनकी वीरता की वजह से इन्हें शाकरी की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि महाराजा विक्रमादित्य केवल एक कल्पना है। अगर आप इनके किस्सों को सुनेंगे तो आपका मन एक नए हौसले से भरपूर हो जाएगा। और विभिन्न इतिहासकारों की इनको लेकर अलग अलग मान्यता है। चलिए तो आइए जानते हैं इस वीडियो में बारे में विक्रमादित्य की जानकारी। महाराजा विक्रमादित्य की जन्म तारीख को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग अटकलें लगाते रहते हैं, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि इनका जन्म 102 ईस्वी पूर्व के नजदीक ही हुआ था। एक जैनी साधु बताते हैं कि उज्जैन के एक बहुत बड़े शासक थे जिनका नाम गर्दा बिल्ला था। उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके एक सन्यासी का अपहरण कर लिया और उस सन्यासी का भाई मदद के लिए शक शासक के पास गया। शक शासक ने उसकी पूरी सहायता की और गर्दा बिल्ला से युद्ध करके शक शासक ने उस सन्यासी को रिहा करवा लिया और गर्दा बिल्ला को शक शासकों ने जंगलों के बीच छोड़ दिया, जो कि जंगली जानवरों का शिकार हो गया। विक्रमादित्य को उसी गर्दा बिल्ला का पुत्र माना जाता है। दूसरी तरफ शक शासकों को अपनी शक्ति का अंदाजा हो चुका था, जिसके कारण वो दूसरे राज्यों में भी अपना शासन बढ़ाने लगे थे। और विक्रमादित्य को जब अपने पिता के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने बदला लेने की ठानी। लगभग सन 78 के नजदीक महाराजा विक्रमादित्य ने शक शासकों को युद्ध में पराजित कर दिया, जिससे विक्रमी संवत की शुरुआत हुई। आगे चलकर एक वीर महाराज बने। ऐसा कहा जाता है कि इनकी 5 पत्नियां थीं, जिनके नाम पद्मिनी, चेल्ल, मदन लेखा, चिल्लदेवी और मलयवती थी। साथ ही साथ इनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां भी थी। इनके बारे में ज्यादा जानकारी हमें भविष्य पुराण और संकट पुराण में मिलती है। अरब के प्राचीन साहित्य में भी आप इनके बारे में जानकारी टटोल सकते हैं। प्राचीन समय में 9 रत्नों को रखने की परंपरा थी, जिसे अकबर द्वारा भी अपनाया गया था। महाराजा विक्रमादित्य के 9 रत्न। सबसे पहले है बेताल भट्ट। बेताल भट्ट महाराजा विक्रमादित्य के प्रमुख रत्नों में से एक थे और बेताल भट्ट का अर्थ है कि भूत पिशाच और साधना में लीन रहने वाला व्यक्ति। बेताल भट्ट महाराजा विक्रमादित्य के साहसिक पराक्रम और उज्जैन के श्मशान से अच्छी तरह से परिचित थे। दूसरे थे कालिदास। कालिदास अपने समय के एक महाकवि और विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। कविताओं के साथ इन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे और आज भी लोग इनके द्वारा लिखी गई कविताओं को चाव से पढ़ते हैं। साहित्य के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तीसरा है शंकु। शंकु के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, हालांकि बहुत सारे विद्वान इन्हें ज्योतिषी मानते हैं। चौथे हैं अमर सिंह। अमर सिंह एक महान विद्वान थे, जो कि राजा सचिव भी थे। संस्कृत का सर्वप्रथम कोश अमर सिंह द्वारा ही रचा गया है, जो कि अमर कोश के नाम से प्रसिद्ध है। अमर कोश में हमें कालिदास के नाम का भी उल्लेख देखने को मिलता है और अमर कोश में 10,000 से भी ज्यादा शब्द है। फिर है वर रुचि। ये भी विक्रमादित्य के प्रमुख रत्नों में से एक थे। जब इनकी आयु 5 वर्ष की थी तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। शुरू से ही ये तेज बुद्धि वाले व्यक्ति थे और जिस भी बात को सुन लेते थे उसे वैसे का वैसा ही दोहरा देते थे। एक बार इनके यहाँ एक विद्वान आए और उन्होंने प्रतिशाख्य का पाठ किया। बाद में उन्होंने वैसे का वैसा ही दोहरा दिया, जिससे विद्वान इनसे बड़े प्रभावित हुए और इन्हें पाटलिपुत्र ले गए और वहां पर ही इन्होंने उनकी शिक्षा प्राप्त की। फिर है क्षपणक। जैन साधुओं के लिए क्षपणक शब्द का उपयोग किया जाता है और मुद्राक्षर में भी क्षपणक की स्थिति का बयान किया गया है। उसके बाद है धन्वंतरी। धन्वंतरी एक अच्छे चिकित्सक माने जाते थे। प्राचीन इतिहास में 2 धन्वंतरी का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक वाराणसी के क्षत्रिय राजा थे और दूसरे वैद्य परिवार के धन्वंतरी। विक्रम युग के धन्वंतरी एक अन्य व्यक्ति थे। फिर है वराहमिहिर। वराहमिहिर ज्योतिष विद्या में रुचि रखते थे। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी और ज्योतिष विषय में उन्होंने और भी पुस्तकों की रचना की और लगभग वर्ष 587 में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर है घटकपर।
घटकपर को प्रयाग प्रशस्ति के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपना बुढ़ापा चंद्रगुप्त के दरबार में बिताया और ये भी राजा विक्रमादित्य के आवश्यक रत्न थे। वैसे तो राजा विक्रमादित्य की अब गौरव कहानियां सुनाते हैं। सबसे पहले है बृहत कथा। बृहत कथा की रचना लगभग 10वीं सदी से 12वीं सदी के दौरान की गई थी। इसमें राजा विक्रमादित्य के कई किस्से शामिल है और प्रथम में इसमें विक्रमादित्य और परिष्ठाना का जिक्र किया गया है। इस ग्रंथ में राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन की जगह पाटलिपुत्र बताई गई है। एक कथा के अनुसार विक्रमादित्य बहुत ही न्याय पसंद व्यक्ति थे और इस न्याय प्रियता को देखते हुए इंद्रदेव ने अपनी न्याय प्रणाली के लिए राय लेने के लिए राजा विक्रमादित्य को स्वर्ग में बुलाया और राजा इंद्र ने उन्हें सभा में भेजा जहां पर नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी। इनमें से 2 अप्सराएं थी जिनमें से एक का नाम रंभा और दूसरी अप्सरा का नाम था उर्वशी था। राजा इंद्र ने विक्रमादित्य से पूछा कि इनमें से कौन बेहतर है, तो विक्रमादित्य ने इसका पता लगाने के लिए एक तरकीब सूझी। विक्रमादित्य ने दोनों अप्सराओं के हाथ में एक फूल दे दिया और उस पर एक बिच्छू रख दिया। विक्रमादित्य ने अप्सराओं को नाचने के लिए कहा और साथ ही साथ कहा कि नृत्य के दौरान ये फूल ऐसे ही खड़ा रहे। अब जैसे ही रंभा ने नृत्य शुरू किया, रंभा को बिच्छू ने काट लिया, जिसके कारण उसने फूल फेंक दिया और नाचना बंद कर दिया। वही दूसरी ओर जब उर्वशी ने नाचना शुरू किया तब फूल खड़ा ही रहा और बिच्छू बिना कुछ किए सो गया। इस पर विक्रमादित्य ने कहा कि उर्वशी बेहतर है। राजा विक्रमादित्य की इस बुद्धि को देखकर इंद्रदेव बहुत ही आश्चर्यचकित प्रसन्न हुए। इस बात से खुश होकर इंद्रदेव ने विक्रमादित्य को 32 बोलने वाली मूर्तियों भेंट करी जिनके अपने अपने नाम भी थे। अब आइए जानते हैं बेताल पच्चीसी। एक साधु राजा विक्रमादित्य को बिना कोई शब्द कहे एक बेताल जो कि पेड़ पर रहता है को लाने के लिए कहता है। विक्रमादित्य उस बेताल को ढूंढ भी लेते हैं और रास्ते में बेताल विक्रमादित्य को हर बार एक नई कहानी सुनाता है और कहानी के दौरान एक न्यायपूर्ण सवाल पूछता है। साथ ही साथ बेताल विक्रमादित्य को श्राप भी देता है कि अगर जानते हुए भी उसने जवाब ना दिया तो उसका सर फट जाएगा। इस तरह ना चाहते हुए भी विक्रमादित्य को बेताल के सवालों का जवाब देना पड़ता है। अंत में एक भी शब्द न बोलने का प्रण टूट जाता है और बेताल वापिस पेड़ पर रहने चला जाता है। इस तरह से उनमें 25 कहानियां मौजूद हैं। फिर आइए जानते हैं सिंहासन बत्तीसी। इस प्रकार से सिंहासन बत्तीसी में 32 कहानियां मौजूद है और जिसमें राजा विक्रमादित्य द्वारा राज्य जीतने की कहानी शामिल है। इसमें राजा विक्रमादित्य अपना राज्य हार जाते हैं, जिसके बाद उनकी 32 मूर्तियां जो राजा इंद्रदेव ने उन्हें भेंट की थी उनसे हर राजा भोज में कहानियां सुनाती है और एक सवाल पूछती है। ऐसे वो राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से रोकती है। आखिर तक राजा विक्रमादित्य मूर्तियों द्वारा पूछे गए 32 सवालों के जवाब दे देता है और अपने सिंहासन बचाने में सफल हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब 31वीं मूर्ति विक्रमादित्य को कथा सुना रही थी तो उसने कहा कि भले ही राजा देवताओं जैसे गुणों वाले हैं लेकिन वो है तो एक मानवी ही, इसलिए उनकी मृत्यु तो निश्चित है। और राजा की मृत्यु के बाद प्रजा में हाहाकार मच गया। इसके बाद राजा के सबसे बड़े बेटे को सम्राट घोषित किया गया और बड़ी धूमधाम से उसका राज तिलक किया गया, लेकिन वो सिंहासन पर बैठ नहीं पा रहे थे और वह भी खुद हैरान था कि सिंहासन पर क्यों बैठ नहीं पा रहे। इसके बाद राजा विक्रमादित्य उसके सपने में आए और उसे देवत्व प्राप्त करने के लिए कहा। साथ ही कहा कि जब वो इस सिंहासन पर बैठने के लायक हो जाएगा तब वह खुद उनके सपने में आ जाएंगे और सिंहासन पर बैठने के लिए कहेंगे, लेकिन वह उसके सपने में आए ही नहीं। इसके बाद वो उसके सपने में आए और सिंहासन को जमीन में दफनाने के लिए कहा और उसे उज्जैन को छोड़कर अम्बावती को नई राजधानी बनाने के लिए कहा। और उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही पृथ्वी पर सिंहासन के लायक कोई होगा तो ये सिंहासन अपने आप बाहर आ जाएगा। इसके पश्चात उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से अगले ही दिन उस सिंहासन को एक बड़े से गड्ढे में दफना दिया और खुद उज्जैन को छोड़कर अम्बावती पर राज करने चले गए। तो दोस्तों, आज हमने बात की राजा विक्रमादित्य के बारे में। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।